उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। अगर ये मर जाता तो यकीन करो डॉक्टर, मैं ज़रूर पागल हो जाता। सफदर ने डॉक्टर से मुखातिब होकर कहा, मगर ये कौन है और तुम उससे कहाँ से लाए हो? डॉक्टर ने मेज़ की दराज से फॉर्म निकालते हुए कहा, क्योंकि एमरजेंसी के लिए इसे फॉर्म पुर करके पुलिस के पास भेजना पड़ता है। फॉर्म पुर करने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर जेब में हाथ डालकर उसने सीक्रेट सर्विस का शनाख्ती कार्ड निकाल कर डॉक्टर के हाथ में दे दिया। डॉक्टर ने जैसे ही सीक्रेट सर्विस का शनाख्ती कार्ड देखा, उसने चौंक कर सफदर की तरफ देखा और फिर फॉर्म दोबारा दराज में रख दिया। क्या ये भी सीक्रेट सर्विस से ताल्लुक रखता है? डॉक्टर ने इमरान की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है किसी से इसके मुतल्लिक जिक्र न करना। होश में आने के बाद मैं इसे ले जाऊंगा, सफदर ने बावकार लहजे में कहा। डॉक्टर ने उठकर एक बार फिर इमरान की नब्ज देखी और सफदर से मुखातिब होकर कहा, बस ये होश में आने वाला है, मगर मेरा ये मशवरा है कि उसे अस्पताल में दाखिल करा दो, क्योंकि अस्पताल में इसका सही इलाज हो सकता है। आपको इस सिलसिले में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, सफदर ने जवाब दिया और फिर इमरान की तरफ देखने लगा, जिसके चेहरे पर अब जिंदगी के आसार नुमाया होते जा रहे थे। ग्लूकोज की बोतल खत्म हो गई तो डॉक्टर ने उसे हटा दिया। चंद लम्हों बाद ही इमरान ने आंखें खोली। डॉक्टर ने उसके होश में आते ही उसे एक और इंजेक्शन लगा दिया। इमरान की आंखों में शऊर की कैफियत उभरती चली आई। सफदर खामोश बैठा इमरान को देख रहा था और इमरान की नजरें भी सफदर पर जमी हुई थी। चंद लम्हों बाद उसकी आंखों में दौड़ने वाली चमक से सफदर समझ गया कि अब इमरान पूरी तरह होश में आ चुका है। हेलो सफदर, मौसम का क्या हाल है? इमरान ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। अब मुतल्ला साफ हो गया है इमरान साहब, बेफिक्र रहें, सफदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और इमरान उठकर बैठ गया। लेटे रहिए, अभी आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुए, डॉक्टर ने फौरन इमरान को हदायत देते हुए कहा। तुमने सुना नहीं, डॉक्टर के अब मुतल्ला साफ है, फिर लेटने का क्या फ़ायदा? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो सफदर। इमरान लेटना तो एक तरफ रहा, उठकर खड़ा हो गया। एक तो शय के लिए वो लड़खड़ाया, मगर फिर इस कदम ने मजबूती से ज़मीन पकड़ ली। अच्छा डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, सफदर ने डॉक्टर से मुसाफिया करते हुए कहा और फिर इमरान का बाजू पकड़कर वो कमरे से बाहर निकल गया। डॉक्टर इतनी सीरियस केस को यूं एतमाद से चलकर बाहर जाता देखकर हैरत से हौंक बना बैठा था, मगर वो भी अपनी जगह सच्चा था, क्योंकि वो इमरान को जानता जो नहीं था, वरना उसे इतनी हैरत से दो चार ना होना पड़ता। जी एम स्पीकिंग ओवर, अधीर उमर सफ़ीर ने ट्रांसमीटर का बटन दबाते हुए कहा। बस यस प्राइम मिनिस्टर रिसीविंग ओवर। दूसरी तरफ से एक नुस्वानी मगर बावकार आवाज़ सुनाई दी। मैडम, मैंने आज दोपहर को मुशायरा देखा है, बेहद कामयाब मुशायरा था, मैं इस सिलसिले में मज़ीद बातचीत करना चाहता हूँ। ओवर, GM ने मुअत्तब लहजे में कहा। क्या तुम्हें इस मनसूबे की कामयाबी पर मुकम्मल एतमाद है? ओवर, प्राइम मिनिस्टर ने सवाल किया। यस मैडम, हम डॉक्टर ब्राउन की इस एजाज से खातिर खवा फ़ायदा उठा सकते हैं। ओवर, GM ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। ठीक है, इस सिलसिले में मुकम्मल प्लान मुरतब किया जाए और हमारी सीक्रेट सर्विस का अहम रुकन मेजर ब्रियो ये प्लान लेकर रात को किसी वक्त भी तुम्हारे पास पहुंचेगा। तुम इस डॉक्टर ब्राउन तक पहुंचा देना, इस मिशन का मुकम्मल कंट्रोल उसे हासिल होगा। अलबत्ता तुमने अलहदा रहकर प्लान की कामयाबी की निगरानी करनी है। ओवर, प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया। आपके अहकामात की तमील होगी मैडम, मगर ये डॉक्टर ब्राउन मेजर ब्रियो के अंडर काम करेगा या नहीं? ओवर, GM ने सवाल किया। हाँ, डॉक्टर ब्राउन सिर्फ साइंसदान है, मेजर ब्रियो प्लान के मुताबिक डॉक्टर ब्राउन के मंसूबे को इस्तेमाल करेगा। मेजर ब्रियो का कोड नाम दीद बॉस है और यही इस मिशन का कोड भी है। ओवर, प्राइम मिनिस्टर ने वजाहत से जवाब देते हुए कहा। ओके मैडम। ओवर, GM ने मुतमईन होते हुए जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया और फिर राब्ता ख़त्म होते ही GM ने ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। चंद लम्हों तक वो कुछ सोचता रहा, फिर उसने एक बार फिर ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी सेट की और ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। चंद लम्हों तक ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ निकलती रही, फिर एक मर्दाना आवाज़ बुलंद हुई। डॉक्टर ब्राउन स्पीकिंग। ओवर, GM स्पीकिंग दिस एंड। ओवर, GM ने बड़े बावकार अंदाज में जवाब दिया। यस सर, फरमाइए। ओवर, डॉक्टर ब्राउन ने दूसरी तरफ से मौतवाना लहजे में पूछा। डॉक्टर, मैंने अभी प्राइम मिनिस्टर से बातचीत की है, वो प्लान मुरतब करके सीक्रेट सर्विस के अहम रुकन मेजर ब्रियो को यहाँ भेज रहे हैं। इस मिशन का इंचार्ज मेजर ब्रियो ही होगा। आपने इसकी हर मुमकिन इमदाद करके इस मिशन को कामयाब करना है। ओवर, GM ने डॉक्टर ब्राउन को हिदायत देते हुए कहा। मैं तैयार हूँ सर।
ओवर। डॉक्टर ब्राउन ने मौतबाना लहजे में जवाब दिया। ओके, मैं मेजर ब्रियो को यहाँ पहुँचते ही आपके पास भेज दूंगा। इसका कोड नाम वेदर बॉस है और इस मिशन का कोड भी वेदर बॉस ही रहेगा। प्लान के मुताबिक वो आइंदा का लाया अमल खुद तैयार करेगा। ओवर। जीएम ने उसे मजीद बतलाते हुए कहा, बहुत मुनासिब नाम है सर, मैं मेजर ब्रियो का मुंतज़िर रहूँगा। ओवर। डॉक्टर ब्राउन ने जवाब दिया। ओके, ओवर एंड ऑल, जीएम ने कहा और फिर ट्रांसमीटर का बटन ऑफ करके राब्ता मुनक़िता कर दिया। ट्रांसमीटर को कमरे की खुफिया अलमारी में रखकर वो वापस मुड़ा और फिर इसने मेज़ पर पड़ा हुआ इंटरकॉम का बटन दबा दिया। चार्लिंग, एक नौजवान किसी भी लम्हे यहाँ पहुँच सकता है। कोड वेदर बॉस होगा। जैसे ही वो आए उसे अंदर मेरे पास ले आना, जीएम ने पीए को मुतल्ला करते हुए कहा। बेहतर सर, चार्लिंग ने जवाब दिया और जीएम ने सिलसिला मुनक़ता करके मेज़ पर पड़ी हुई एक ज़ख़ीम सी फ़ाइल खोल ली और इसके मुतालिया में मसरूफ़ हो गया। फ़ाइल के मुतालिया में मसरूफ़ होने के बाद उसे इस वक्त का एहसास ही ना रहा। जब उसने फ़ाइल ख़त्म की तो इसकी नज़रें बाद में उसे रिस्ट वॉच पर पड़ी और वो हैरत से चौंक पड़ा। रात के 10 बज चुके थे। इसका मतलब है तकरीबन 4 घंटे फाइल ने डूबी। जीएम ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उसने दराज खोलकर फाइल उसके अंदर रखी और दराज लॉक करके वो कुर्सी से उठने का मूड बना ही रहा था कि अचानक इंटरकॉम की घंटी बजने लगी। जीएम ने चौंक कर रिसीवर उठाया। यस, जीएम ने बावकार लहजे में पूछा। सर, वो नौजवान मेरे पास मौजूद है, चार्लिंग की आवाज़ सुनाई दी। ओह अच्छा, उसे फ़ौरन मेरे पास ले आओ, जीएम ने चौंक कर जवाब दिया और फिर रिसीवर रखकर वो नुवारिद का इंतज़ार करने लगा। चंद मिनट बाद ही दरवाजे पर मखसूस अंदाज में दस्तक दी गई। यस, कम इन, जीएम ने पुरवाकार लहजे में कहा और फिर दरवाज़ा खुला और एक इंतहाई सडोल जिस्म और ताकतवर जिस्म का नौजवान चार्लिंग के साथ अंदर दाखिल हुआ। चार्लिंग, तुम जा सकते हो, जीएम ने कुर्सी से उठते हुए कहा और चार्लिंग ने मौतबाना अंदाज में सर झुकाकर सलाम किया और कमरे से बाहर निकल गया। वेदर बॉस, नौजवान ने आगे बढ़कर जीएम से मुसाफिया करते हुए दबे लफ्ज़ों में कहा। मैं आपका मुंतज़िर था मेजर ब्रियो, इसलिए इतनी रात गए तक दफ्तर में मौजूद हूँ और चार्लिंग भी नाइट ड्यूटी दे रहा है। जीएम ने मेजर ब्रियो को कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। तकलीफ दही की माफ़ी चाहता हूँ सर, मेजर ब्रियो ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, ऐसी बात नहीं, दरअसल मैं किसी काम में देर करने का आदी नहीं हूँ। मैं आपके यहाँ पहुँचने के फौरी बाद आपको खुफिया अड्डे पर पहुँचाना चाहता था ताकि आप कल से काम शुरू कर सकें। जीएम ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा। ठीक है सर, मैं तैयार हूँ, मेजर ब्रियो ने कुर्सी से उठते हुए कहा। अरे नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है, आप तशरीफ़ रखिए, एक कप कॉफ़ी पी लीजिए, फिर आपको पहुंचा दिया जाएगा, जीएम ने कहा और मेजर ब्रियो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। जीएम ने इंटरकॉम उठाकर 2 कप कॉफ़ी भेजने की हदायत की और फिर मेजर ब्रियो से मुखातिब होकर बोला। क्या आपको यकीन है कि आप किसी की नज़रों में आए बगैर सफारत खाने की इमारत तक पहुँच गए हैं? आप बेफिक्र रहें जनाब, मुझे मालूम है कि सिफारत खाने की मुस्तकिल निगरानी होती है, इसलिए मैं गटर के ज़रिए यहाँ अंदर दाखिल हुआ हूँ। हमारे लिए ऐसे काम मामूली हैसियत रखते हैं, मेजर ब्रियो ने जवाब दिया। ओह, वेरी गुड, जीएम ने तहसीन आमेज लहजे में जवाब दिया और फिर दोबारा मेजर ब्रियो से मुखातिब होकर पूछा। आप मिशन का मुकम्मल प्लान लेकर आए हैं, क्या मैं इस प्लान की मोटी मोटी बातों से वाकिफ़ हो सकता हूँ? सॉरी सर, ये मेरे असूल के ख़िलाफ़ है। बहरहाल मैं कल से काम शुरू कर दूंगा और जल्द ही सब बातें आपके सामने आ जाएंगी, मेजर ब्रियो ने मुआज़रत आमेज लहजे में जवाब दिया। ओके, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारा मिशन किसी कीमत पर नाकाम ना हो, जीएम ने कदरे खजल लहजे में जवाब दिया। आप बेफिक्र रहें, डॉक्टर ब्राउन के मंसूबे को इस्तेमाल करके हम यकीनन अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। इस मुल्क में किसी भी मिशन के लिए वाहिद रुकावट यहाँ की सीक्रेट सर्विस और अहमक इंसान इमरान है, मगर डॉक्टर ब्राउन के हरबे को इस्तेमाल करने के बाद इन रुकावटों का खदशा भी बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि किसी को शक भी नहीं होना कि इनके खिलाफ साजिश हो रही है। सब उसे कुदरती आफात ही समझ कर बर्दाश्त करते रहेंगे, मेजर ब्रियो ने जवाब दिया। इतने में दरवाजे पर एक बार फिर मखसूस अंदाज में दस्तक हुई।
कम ऑन, जीएम ने बुलंद आवाज में कहा और दरवाज़ा खुला और चार्ली ट्रॉली खेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने कॉफ़ी के 2 कप बनाकर जीएम और मेजर ब्रू के सामने रखे और फिर मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही मेजर ब्रू तेज़ी से उठा और फिर उसने जेब से एक छोटा सा आला निकालकर ट्रॉली के इर्द गिर्द लगाया। आला खामोशी रहा। चनाचा मेजर ब्रू ने आला जेब में रखा और दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। मुआफ़ कीजिए, हमें अपने साइज से भी मोहतात रहना पड़ता है, मेजर ब्रू ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। कोई बात नहीं, वैसे मुझको आपकी मुस्तैदी पसंद आई। आप जैसे मोहतात आदमी यकीनन किसी मिशन में फेल नहीं हो सकते, जीएम ने जवाब दिया। सर, क्या आपने खुद मुसाहिरा देखा था? आपकी इस मुतल्लिक क्या रिपोर्ट है? मेजर ब्रू ने काफ़ी प्याली में उठाते हुए मौसू बदल दिया। हाँ, मैंने खुद देखा था। मुसाहिरा इंतहाई कामयाब था। डॉक्टर ने आसमानी बिजली से एक कार को बड़ी कामयाबी से हिट कर लिया था। जीएम ने कॉफ़ी की प्याली उठाते हुए जवाब दिया। वेरी गुड, अगर ऐसा है तो फिर हमारा प्लान यकीनन कामयाब होगा। फिर प्लान के फेल होने की कोई वजह ही नहीं है, मेजर ब्रू ने पुरमुसरत लहजे में कहा। अगर आप चाहें तो इस मुसाहरे की फ़िल्म देख सकते हैं। डॉक्टर ब्राउन ने इस मुसाहरे की फ़िल्म बनाई थी जो मैं अपने साथ ले आया था, जीएम ने कहा। और अगर ऐसा है तो फिर वो फिल्म अभी देखना पसंद करूंगा ताकि इसके मुताबिक मैं अपना लाया अमल मुरतब कर सकूं। मेजर ब्रू की आंखें चमक उठी। चलिए, जीएम ने कॉफ़ी को खाली कप मेज़ पर रखते हुए कहा और मेजर ब्रू भी कॉफ़ी का आखिरी घूंट हलक में उंडेल कर उठ खड़ा हुआ। फिर जीएम के साथ चलता हुआ वो एक खासे बड़े कमरे में पहुंच गया जहां दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन फिट थी और सामने स्टैंड पर एक प्रोजेक्टर भी मौजूद था। जीएम ने खुफिया अलमारी खोलकर फिल्म निकाली और फिर से प्रोजेक्ट पर सेट करना शुरू कर दिया। फिल्म सेट करके उसने प्रोजेक्टर का बटन दबा दिया और स्क्रीन रोशन हो गई। मेजर ब्रू बड़े गौर से स्क्रीन को देख रहा था। स्क्रीन पर शहर के मुख्तलिफ मनासिर नजर आ रहे थे। आसमान पर सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था कि अचानक उसने देखा कि आसमान स्याह रंग के बादलों से भरना शुरू हो गया और फिर देखते ही देखते पूरा आसमान गहरे स्याह रंग के बादलों से उठ हो गया। ये बादल डॉक्टर ब्राउन के पैदा करता है, जीएम ने मेजर ब्रू को बताया और मेजर ब्रू ने इस्बात में सर हिला दिया। फिर स्क्रीन पर एक सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार दौड़ती हुई नजर आई। दूसरे ही लम्हे कार का क्लोजअप स्क्रीन पर उभरा। इसमें एक नौजवान स्टीयरिंग पर बैठा हुआ था और अरे, इस मंजर को जाम कीजिए, मेजर ब्रू ने अचानक चीख कर जीएम से कहा और जीएम ने बुखलाकर एक और बटन दबाया। स्क्रीन पर कार का क्लोजअप फिक्स होकर रह गया। क्या इस कार को डॉक्टर ब्राउन ने हिट किया है? मेजर ब्रू ने जवाब कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था बड़े इश्तियाक आमेज लहजे में सवाल किया। हाँ, इसी कार को। क्यों, क्या बात है? जीएम ने हैरत भरे लहजे में पूछा। वेरी गुड, वेरी गुड, आगे चलाइए, मैं अपनी आंखों से इस कार को हिट होता देखना चाहता हूँ। मेजर ब्रू के लहजे में इश्तियाक के साथ साथ बेचैनी का अंसर भी शामिल था और जीएम ने कुछ ना समझते हुए फिल्म चलाने वाला बटन ऑन किया। फिल्म एक बार फिर चलने लगी। कार सड़क पर दौड़ती चली जा रही थी कि आसमान पर जोरदार गिड़गिड़ाहट हुई। फिर बिजली की एक लहर आसमान से उतरकर सीधी कार की तरफ बढ़ी। नौजवान ने कार को ब्रेकें लगाई और कार फिरकी की तरह घूम गई, मगर इसी लम्हे आसमान से गिरती हुई बिजली का रुख भी जरा सा मुड़ा और फिर पलक झपकते ही वो सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार बिजली की जद में आ गई और उसके साथ ही स्क्रीन तारीक हो गई। वो मारा, अजीम खुशखबरी, हम अपने आधे दुश्मन में कामयाब हो गए। मेजर ब्रू खुशी से बेहद इख्तियार चीख पड़ा। उसके चेहरे पर मसरत का आबशार उभर रहा था। क्या बात है, कुछ मुझे भी बतलाओ, जीएम ने मेजर ब्रू के इस रद्द अमल पर झुंझलाते हुए कहा। डॉक्टर ब्राउन ने नादानिस्तगी में एक अजीम कारनामा अंजाम दिया है। जिस नौजवान की कार को डॉक्टर ब्राउन ने हिट किया है वो नौजवान अली इमरान है और इमरान की मौत इस सदी की सबसे बड़ी खुशखबरी है। मेजर ब्रू ने खुशी से उछलते हुए कहा। अली इमरान, ये कौन है? जीएम ने इंतहाई हैरत से कहा। ये यहाँ के डायरेक्टर इंटेलिजेंस सर रहमान का लड़का है। मकामी सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। बिसाहिर इंतहाई अहमक इंसान है। उसकी वजह से आज तक किसी भी मुल्क को इस मुल्क में कामयाबी नहीं हो सकी। इस अहमक इंसान ने सैकड़ों बार मुजरिमों और जासूसों की गर्दनें तोड़ी हैं। मेजर ब्रू ने अली इमरान का जीएम से तारुफ कराते हुए कहा। और फिर तो वाकई ही काबिल फ़ख्र कारनामा है। जीएम ने भी मुसर्रत से भरपूर लहजे में जवाब दिया। हाँ, बशर्ती का कार के साथ इमरान भी जल मरा हो तब। मेजर ब्रू ने अचानक किसी ख्याल के आने से संजीदा होते हुए कहा। इसके बच निकलने का 1% भी इम्कान नहीं है। वो यकीनन जलकर राख हो गया होगा। जीएम ने यकीनन
مسرت لہجے میں کہا۔ ہاں ہونا تو ایسا ہی چاہیے، مگر جس شخص کا نام عمران ہے اس کی لاش دیکھنے کے بعد کسی کو یقین نہیں آئے گا یہ واقعی مر چکا ہے۔ میجر بریو نے جواب دیا۔ صبح اخبار میں ضرور تفصیلات آ جائیں گی، جی ایم نے جواب دیا۔ اچھا، اب مجھے ڈاکٹر براؤن کے پاس پہنچا دیجیے تاکہ میں جلد از جلد ان سے مشورہ کر کے کام شروع کر سکوں، میجر بریو نے کہا۔ چلیے، جی ایم نے بھی چونک کر کہا، اور پھر وہ دونوں چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ آج صبح سے پورا شہر شدید دھند کی لپیٹ میں تھا۔ دھند اتنی گہری تھی کہ 2 فٹ سے کچھ دور کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ تمام دارالحکومت کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا تھا۔ دارالحکومت سوائے ریلوے سروس کے اور ہر طرف سے پورے ملک سے قطعی طور پر کٹ کر رہ گیا تھا۔ شہر کی تمام ٹریفک جام تھی، دفتر اور سکولوں میں حاضری برائے نام تھی۔ شدید گرمیوں کے موسم میں اس طرح کی اچانک دھند پیدا ہو جانے پر محکمہ موسمیات والے سخت حیران تھے۔ حالات کے مطابق دھند پیدا ہونے کا کوئی خطرہ نظر نہیں آتا تھا، مگر شدید دھند اپنی جگہ پر ایک حقیقت تھی۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، دھند کا غلاف تہیز سے تہیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ پورا شہر ویران اور سنسان پڑا تھا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ اس دوران ٹاور کالونی کے ایک بنگلے کا گیٹ کھلا اور پھر ایک سیاہ رنگ کی کار گیٹ سے باہر نکل آئی۔ کار میں ڈرائیور سمیت 5 آدمی موجود تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں پکڑی ہوئی تھی۔ کار خاصی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ سڑکیں سنسان ہیں، نادر گاڑی سپیڈ سے چلاؤ۔ ڈرائیور کے قریب بیٹھے ہوئے نوجوان نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، اس موسم میں زیادہ سپیڈ سے گاڑی چلانے پر کوئی مشکوک نہ ہو جائے۔ نادر نے معتبانہ لہجے میں جواب دیا، کوئی سڑک پر موجود ہوگا تو مشکوک بھی ہوگا۔ نوجوان نے کرخت لہجے میں جواب دیا اور ڈرائیور نے خاموشی سے سپیڈ بڑھا دی۔ ڈرائیور کی نظریں کار کے ڈائل پر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے نقشے پر بیٹھی ہوئی تھی، جس پر سرخ رنگ کا نقطہ کبھی دائیں طرف چمکنے لگتا اور کبھی بائیں طرف اور کبھی درمیان میں۔ ڈرائیور اس نقشے کے اشارے پر کار چلا رہا تھا، ورنہ ساحل سے اتنی دہیز دھند میں کار کی ونڈو سکرین سے تو 1 فٹ کے فاصلے پر بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ چنانچہ سرخ کا نقطہ دائیں طرف چمکتا تو نادر فوراً گاڑی دائیں طرف موڑ دیتا۔ جب نقطہ بائیں طرف چمکتا تو وہ گاڑی کو بائیں طرف ٹرن کر دیتا، اور اگر روشن نقطہ درمیان میں ہوتا تو وہ گاڑی سیدھی لیے جاتا۔ اس لیے گاڑی مختلف سڑکوں سے بڑی آسانی سے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ نادر کی گاڑی چلانے کے انداز سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے سڑک پر سب کچھ نظر آ رہا ہو۔ وہ بڑے اطمینان اور سکون سے گاڑی چلا رہا تھا۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد اچانک جیسے ہی گاڑی دائیں 60 پر مڑی، ڈائل پر سبز رنگ کا نقطہ جلدی جلدی جلنے بجھنے لگا۔ نادر نے وہیں گاڑی روک دی۔ ہماری منزل آ گئی، نادر نے گاڑی کو بریک مارتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، سامنے بیٹھے نوجوان نے کہا، اور پھر اسٹیئرنگ گن سنبھالتے ہوئے کار کا دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے 3 آدمی بھی کار سے باہر آ گئے۔ میرے پیچھے چلے آؤ، باس نے تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر خود اس نے اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ رسٹ واچ پر اب اسی طرح سرخ نقطہ چمک رہا تھا جس طرح کار کا ڈائل تھا۔ سرخ نقطے کی رہنمائی میں باس دائیں بائیں مڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، اور وہ تینوں آدمی خاموشی سے اس کے پیچھے چلتے رہے۔ اچانک گھڑی پر سبز رنگ کا نقطہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ باس اسی لمحے رک گیا۔ اب ان کے سامنے آدھے فٹ کے فاصلے پر ایک بلند مگر سنگین دیوار دھند کے خلاف میں لپٹی نظر آنے لگی۔ باس نے پیچھے کھڑے ایک آدمی سے کہا، تھیلا مجھے دو اسلم، اور پیچھے کھڑے ہوئے آدمی نے کاندھے پر لٹکا ہوا ایک تھیلا اس کی طرف بڑھا دیا۔ باس نے تھیلے میں سے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا جس میں 2 سیاہ رنگ کے تار لگے ہوئے تھے۔ اس نے آلے کا بٹن دبا دیا۔ آلے میں ہلکی ہلکی گھر گھر کی آواز آنے لگی۔ باس نے دونوں ہاتھ پہ پکڑے اور پھر انہوں نے دیوار کے ساتھ چھوا۔ تاروں کی دیوار سے چھوتے ہی ایک شعلہ سا چمکا اور اس نے تار ہٹا کر بٹن آف کر دیا۔ آلہ اس نے دوبارہ تھیلے میں رکھا اور پھر اس سے پہلے ایک لمبی نال والا برمے نما آلہ نکال لیا۔ آلے کا بٹن دبتے ہی نال پر لگی ہوئی فولادی سوئی تیزی سے گھومنے لگی۔ باس نے نال دیوار سے لگائی اور پھر کندھے سے پورا زور لگا کر آلے کو دیوار کی طرف دھکیلنے لگا۔ گھر گھر کی تیز آوازیں نکلنے لگی اور وہ سوئی دیوار میں گھستی چلی گئی۔ آہستہ آہستہ وہ آلے کو ایک بڑے دائرے میں گھمانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑا سا دائرہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے بٹن دبا کر آلہ بند کیا اور اسے تھیلے میں رکھ کر تھیلا اسلم کی طرف بڑھا دیا، اور خود مشین گن سنبھال کر اس نے پورے زور سے اس دائرے کے درمیان
जोर लगाया। दूसरे लम्हे एक हल्का सा धमाका हुआ और दीवार का दरमियानी टुकड़ा अंदर जा गिरा। वहां एक खासा बड़ा सुराख बन गया। चंद लम्हों तक वो चारों दीवार के करीब खड़े आहट लेते रहे, मगर चारों तरफ खामोशी थी। बॉस ने पीछे खड़े हुए आदमियों को इशारा किया और फिर खुद तेजी से इस सुराख से होता हुआ दीवार की दूसरी तरफ चला गया। इन तीनों ने भी इसकी पैरवी की। बॉस एक बार फिर रिस्ट वॉच पर चमकने वाले नुक्ते की रहनुमाई में आगे बढ़ने लगा। फिर जैसे ही सब्ज नुक्ता जलने बुझने लगा वो रुक गया। ये असल इमारत की पुष्ट थी जिस पर पानी का पाइप छत तक चला गया था। बॉस ने एक बार फिर तारों वाले आले को पाइप पर आजमाया और एक बार फिर धमाका हुआ और इमारत के गिर्द मौजूद इलेक्ट्रॉनिक हिफाजती निज़ाम का सर्किट टूट गया। बॉस ने वो आला दोबारा थैले में रखा और खुस्तीन गन कांधे से लटकाकर बड़ी तेजी से पाइप चढ़ने लगा। तकरीबन 20 फुट की बुलंदी पर जाकर उसने घड़ी पर नजर डाली तो सुर्ख रंग का नुक्ता दाईं तरफ चमक रहा था। उसने एक हाथ से पाइप को पकड़ा और दूसरा हाथ उसने दाईं तरफ बढ़ा दिया। इसका हाथ एक खिड़की के शीशे तक पहुंच गया। उसने शीशे पर शहादत की उंगली के नाखून एक दायरे की सूरत में घुमाया और फिर उंगलियों की हल्की सी सरब दायरे की निचली तरफ लगाई और दायरे के दरमियान में शीशा खिड़की से निकलकर बाहर नीचे जा गिरा। इसने हाथ अंदर डाला और चटखनी खोल दी। चटखनी खुलते ही इसने खिड़की के पट खोल दिए और उसकी चौखट पकड़कर लटक गया। दूसरे ही लम्हे वो खिड़की से अंदर को कूद चुका था। चंद लम्हों तक वो अंदर ही दुबका रहा। फिर उसने खिड़की से सर बाहर निकाला और जेब से पेंसिल टॉर्च निकालकर उसका रुख नीचे की तरफ करके वो दो दफ़ा चिल्लाया और फिर उसे जेब में डाल दिया। तकरीबन 5 मिनट बाद एक और आदमी खिड़की से अंदर को आया और थोड़ी देर बाद नीचे खड़े हुए तीनों आदमी खिड़की के रास्ते अंदर कमरे में पहुंच चुके थे। इनके अंदर आने के बाद बॉस ने उन्हें मोहतात रहने का इशारा किया और खुद जेब से पेंसिल टॉर्च निकाल कर चलाई और उसकी रोशनी में कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। कमरे में चारों तरफ बड़ी बड़ी अलमारियां पड़ी हुई थी जिनके ऊपर सुर्ख रंग से मुख्तलिफ बंद से हिंसे लगे हुए थे। पेंसिल टॉर्च से निकलने वाली रोशनी की लकीर मुख्तलिफ अलमारियों से घूमती हुई 12 नंबर की अलमारी पर जाकर रुक गई। अलमारी पर मोटे मोटे हिंदसों में 12 लिखा हुआ था। बॉस ने असलम के कांधे से थैला उतारा और फिर उससे वही सर्किट तोड़ने वाला आला बाहर निकाल लिया। चंद ही लम्हों बाद अलमारी के गिर्द हिफाजती निज़ाम एक झमाके से ख़त्म हो चुका था। बॉस ने बरमानुमा आला निकाला और उसकी सुई अलमारी के ऐन दरमियान में रखकर बटन दबा दिया। चंद लम्हों बाद वो सुई अलमारी के अंदर चली गई। बॉस ने आला बंद किया और फिर एक झटके से अलमारी के पट खोल दिए। अलमारी के अंदर मोटी मोटी फाइलें मौजूद थी। बॉस ने बड़ी तेजी से फाइलें निकालकर फर्श पर रखना शुरू कर दी। चंद ही लम्हों बाद वो अलमारी से तमाम फाइलें निकाल चुका था। फिर उसने अलमारी को पुश्त को दाएं तरफ से दबाया तो अलमारी के अंदर रैक घूम गया। अब रैक की पुश्त बाहर की तरफ थी। रैक की पुश्त पर सुर्ख रंग का एक छोटा सा बटन मौजूद था। बॉस ने वो बटन दबाया। बटन दबाते ही कमरे की शुमाली दीवार अपनी जगह से खिसकती चली गई। अब वहाँ एक छोटा सा कमरा नजर आ रहा था जिसमें नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ साफ नजर आ रही थी। सीढ़ियाँ नमूदार होते ही बॉस मुड़ा और फिर तेजी से इस खला की तरफ बढ़ने लगा। असलम, तुम यही ठहरो और मोहतात रहना। किसी किस्म का भी खतरा दरपेश हो तो बिला दरेक फायरिंग कर देना, बॉस ने असलम से मुखातिब होकर कहा और असलम असबात में सर हिलाता हुआ वहीं रुक गया और बॉस ने बाकी दो को अपने पीछे आने का इशारा किया और फिर पेंसिल टॉर्च की रोशनी में वो सीढ़ियाँ उतरता चला गया। तकरीबन 20 सीढ़ियाँ गुजरने के बाद एक सपाट दीवार ने उनका रास्ता रोक लिया। बॉस ने दीवार के इधर उधर देखा मगर उससे कहीं भी कोई ऐसा बटन नजर न आया जिससे वो इस दीवार को रास्ते से हटा सकता। बॉस के चेहरे पर पहली बार परेशानी के आसार नुमाया हुए। उसने चंद लम्हे सोचने के बाद अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी का विंडो बटन दबाया और बटन दबते ही डायल पर मौजूद 12 का हिंसा तेजी से चलने बुझने लगा। हेलो वेदर बॉस, डॉल्फिन कॉलिंग, ओवर, उसने दबे लहजे में कहा। वेदर बॉस स्पीकिंग, क्या बात है, ओवर। तो उसी तरफ से एक करख्त आवाज़ सुनाई थी। बॉस, नक्शे के मुताबिक मैं सीढ़ियाँ उतर गया हूँ मगर आगे सपाट दीवार है जिसको हटाने की कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही, ओवर। डॉल्फिन ने मौतबाना लहजे में कहा। सीढ़ियों के बाद दीवार, मगर हमें जो इतलात मुहैया की गई हैं उसमें तो किसी दीवार का जिक्र नहीं है, ओवर, वेदर बॉस ने जवाब दिया। फिर बॉस, आपका क्या हुक्म है, क्या पर में से इस दीवार को काट दूं, ओवर, डॉल्फिन ने सवाल किया। इसके अलावा और चारा ही क्या है, मगर पहले हिफाजती निज़ाम चेक कर लेना,
ओवर, वेदर बॉस ने हिदायत जारी करते हुए कहा। बेहतर सर, ओवर, डॉल्फिन ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, वेदर बॉस ने कहा और राब्ता खत्म हो गया। उसके साथ ही 12 का हिंसा एक बार फिर जलने बुझने लगा। डॉल्फिन ने विंडो बटन दबाया तो हिंसा बुझ गया। डॉल्फिन ने कंधे पर लटके हुए थैले से तारों वाला आला निकाला और उसका बटन दबाकर दीवार से लगा दिया, मगर कोई धमाका नहीं हुआ। इसने वो आला बंद करके दोबारा थैले में डाला और फिर बर्मा निकालकर दीवार को काटने में मसरूफ हो गया। चंद लम्हों बाद वो दीवार में इतना बड़ा सुराख बना लिया गया जिससे एक आदमी आसानी से दूसरी तरफ कर गुजरे। चनाचा सबसे पहले डॉल्फिन दूसरी तरफ किया, उसके बाद बाकी 2 आदमी भी दीवार पार कर गए। ये एक काफ़ी बड़ा कमरा था जिसके ऐन दरमियान में एक बहुत बड़ी अलमारी मौजूद थी। इस अलमारी के अलावा बाकी तमाम कमरा कतई खाली था। अलमारी पर सुर्ख रंग का क्रॉस का निशान बना हुआ था और अलमारी के गिर्द जुगनू की तरह कभी कभी लाइटें चमक सी पैदा हो रही थी। बॉस ने बड़ी फुर्ती से एक बार फिर वही तारों वाला आला निकाला और उसका बटन दबा दिया। इसने दोनों तारें अलमारी के करीब कर दी, मगर दूसरे लम्हे वो उछलकर पीछे हट गया, क्योंकि जैसे ही उसने वो तारें अलमारी के करीब की, बजाय सर के टूटने के एकदम अलमारी जमीन पर घसती चली गई। और इससे पहले कि डॉल्फिन और उसके साथी संभलते, अलमारी मुकम्मल तौर पर जमीन में धंस चुकी थी और अब वहां स्पाट फर्श था। उसके अलावा कमरे में अचानक एक तेज बल्ब चल उठा था। उसकी तेज रोशनी बराह रास्त इन तीनों पर पड़ रही थी। बॉस, हमें चेक कर लिया गया है, डॉल्फिन के साथी ने पहली बार जबान खोलते हुए कहा। हाँ, मगर अब मैं अपना मकसद हासिल किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम दोनों दीवार के सुराख के पास आने वालों को रोको, मैं इस अलमारी को बाहर निकालता हूँ, डॉल्फिन ने तेज लहजे में कहा। और उसके दोनों साथी तेजी से दीवार में बने हुए सुराख की दोनों तरफ स्टेन गन्ने संभाल कर खड़े हो गए और डॉल्फिन ने बड़ी फुर्ती से जेब में हाथ डालकर एक दस्ती बम निकाला और फिर 10 कदम पीछे हटकर उसने इसकी पिन खींची और बम पूरी कुव्वत से ऐन उस जगह फेंक दिया जहां अलमारी गायब हुई थी और खुद तेजी से फर्श पर लेट गया। दूसरे लम्हे एक कान फाड़ धमाका हुआ और इस जगह का फर्श रेजा रेजा हो चुका था। जब गिरदोगबार छटा तो डॉल्फिन तेजी से खला की तरफ बढ़ा। अलमारी अभी तक जमीन में ही घुसी हुई थी, मगर उसकी छत गायब हो चुकी थी और अलमारी के अंदर मौजूद एक सुर्ख रंग की फाइल पड़ी हुई साफ नजर आ रही थी। अब दूर से गोलियां चलने की आवाजें भी तवातुर से आने लगी। शायद असलम ने हमला आवरों को बाहर वाले कमरे में रोक रखा था। डॉल्फिन तेजी से फर्श पर लेट गया और उसने झुककर अपना हाथ अलमारी के अंदर डाल दिया। दूसरे लम्हे फाइल उसके हाथ में आ चुकी थी। इसी लम्हे सीढ़ियों पर बहुत से कदमों की आवाजें उभरी और डॉल्फिन के साथियों ने फायरिंग खोल दी। डॉल्फिन ने फाइल निकालकर बड़ी तेजी से अपनी कमीज के अंदर रखकर कमीज का बटन बंद किया और फिर करीब ही फर्श पर रखी हुई स्टेन गन उठाकर दीवार की तरफ भाग पड़ा। बॉस, अब बाहर निकलना महाल है, हम फंस गए हैं, उसके एक साथी ने डॉल्फिन से मुखातिब होकर कहा। इससे पहले कि डॉल्फिन कोई जवाब देता, अचानक एक दस्ती बम दीवार के सुराख में से गुजरता हुआ अंदर आ गिरा और डॉल्फिन बड़ी फुर्ती से फर्श पर लेट गया। एक लम्हे बाद एक जोरदार धमाका हुआ और उसके दोनों साथियों की जो दीवार के करीब मौजूद थे पुरखचे उड़ गए। फर्श के टुकड़े उड़कर डॉल्फिन को भी लगे, मगर वो किसी शदीद चोट से महफूज रहा। अलबत्ता उसके जिस्म से किसी जगह से खून बहने लगा। डॉल्फिन उठने ही लगा था कि इसके सहन में एक तरकीब आई। चनाचा वो करवट बदलकर फर्श पर सीधा होकर लेट गया। अलबत्ता नीमदार आंखों से वो सुराख को मुसलसल देख रहा था। चंद लम्हों तक खामोशी तारी रही, फिर एक फौजी का सर सुराख में से नजर आया। फौजी ने नजरें घुमाकर कमरे का जायजा लिया और दूसरे लम्हे वो उछलकर कमरे के अंदर आ गया। उसके बाद करीबन 20 के करीब फौजी अंदर आए। इन सबके हाथों में स्टेन गन्ने थी। ये नौजवान मुझे जिंदा मालूम हो रहा है, एक फौजी ने डॉल्फिन की तरफ बढ़ते हुए कहा और फिर उसने डॉल्फिन की नब्ज पकड़ ली। हाँ, ये बेहोश है, बाकी खत्म हो चुके हैं, उसे उठाकर ऊपर ले चलो। इस फौजी ने शायद इंचार्ज था, दूसरे फौजियों को हुक्म देते हुए कहा और दूसरे फौजी ने छककर डॉल्फिन को उठाया और कांधे पर डालकर सुराख से होता हुआ सीढ़ियां चढ़ता चला गया। बाकी फौजी वहीं कमरे में ही रह गए। वो शायद मौका का जायजा ले रहे थे। सीढ़ियां चढ़ने के बाद जैसे डॉल्फिन कमरे में पहुंचा, उसने वहां असलम की लाश पड़ी देखी और इस वक्त कमरे में तकरीबन 5 के करीब फौजी मौजूद थे। सिर्फ यही आदमी बेहोश है, बाकी खत्म हो चुके हैं। इस फौजी ने डॉल्फिन को फर्श पर लिटाते हुए कहा, इसकी तलाशी लो। एक और फौजी ने डॉल्फिन को लाने वाले को हुक्म दिया और फिर जैसे ही वो फौजी डॉल्फिन पर झुका, डॉल्फिन यकदम उछलकर खड़ा हो गया और फिर इससे पहले कि कमरे में मौजूद फौजी संभलते, डॉल्फिन ने अपनी जगह से छलांग लगा दी और उड़ता हुआ खिड़की से बाहर चला गया। जैसे वो अंदर दाखिल हुआ था, बाहर अभी तक शहीद धुंध फैली हुई थी।
डॉल्फिन को भी एहसास था कि जिस खिड़की से वो छलांग लगा रहा है वो दूसरी मंजिल पर है, मगर उसने पैराट्रॉपिंग की बाकायदा तरबियत हासिल की थी। इसलिए अपने अंदाज के मुताबिक जैसे ही वो ज़मीन के करीब आया उसने दोनों हाथ जोड़कर सामने कर लिए, और फिर जैसे ही उसके हाथ और पैरों ने ज़मीन को छुआ डॉल्फिन तेज़ी से कलाबाजी खाकर सीधा खड़ा हो गया। दूसरे लम्हे वो तेज़ी से दाएं तरफ मुड़ा और फिर उसने हाथ में बंधी हुई घड़ी को देखा। उसके डायल पर सुर्ख नुक्ता एक बार फिर चमकने लगा। सुर्ख नुक्ते की रहनुमाई में वो तेजी से भागता चला गया। उसने इमारत के गिर्द हल्की सी रोशनी फैलती देखी। वो समझ गया कि सुर्ख लाइटें जलाई गई हैं, मगर इतनी दहीस धुंध में सर्च लाइटों की तेज रोशनी में उससे तलाश करने में नाकाम है, क्योंकि सुर्ख सर्च लाइटों में इमारत के ऊपर वाली सतह हल्की सी रोशन जरूर होगी, मगर नीचे वैसे धुंध अंधेरा था। सुर्ख नुक्ते की रहनुमाई में वो जल्द ही बैरूनी दरवाजे के सुराख के पास पहुंचा और फिर दूसरे लम्हे वो दीवार से बाहर आ चुका था। एक बार फिर वो सुर्ख नुक्ते की रहनुमाई में आगे बढ़ रहा था और फिर जब वो नुक्ता सब्ज हुआ तो वो रुक गया। नादिर, डॉल्फिन ने तेज लहजे में आवाज दी। यस बॉस। नादिर की आवाज चंद कदम दूर से सुनाई दी और डॉल्फिन तेजी से आवाज की रुख बढ़ गया। फिर उससे कार नजर आ गई। उसने तेजी से कार का दरवाजा खुला और दूसरे लम्हे वो सीट पर था। जल्दी निकल चलो, डॉल्फिन ने सीने पर हाथ रखकर फाइल की मौजूदगी का एतमीनान करते हुए कहा। मगर बाकी, नादिर ने बाकी साथियों के मुतल्लिक पूछना चाहा। वो ख़त्म हो चुके हैं, तुम यहाँ से निकलने की करो, डॉल्फिन ने इंतहाई करख्त लहजे में उसे हुक्म देते हुए कहा और नादिर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी की स्पीडोमीटर पर सुर्ख नक्ता एक बार फिर रहनुमाई करने लगा। रास्ते में अचानक एक हल्का सा धमाका हुआ और ऐसे महसूस हुआ जैसे कार के ऊपर को कोई चीज आन गिरी हो। ये क्या हुआ? डॉल्फिन ने चौंक कर पूछा। क्या होना है? शायद दरख्त से कोई चीज कार पर गिरी है, नादिर ने लापरवाही से कहा। तकरीबन आधे घंटे बाद कार दोबारा टावर कॉलोनी के इस बंगले में दाखिल हुई। जैसे ही कार पोर्च में गिरी डॉल्फिन तेजी से नीचे उतरा और फिर तकरीबन भागता हुआ इमारत के अंदर दाखिल हुआ। नादिर कार को खुफिया गैराज में छुपाने के लिए आगे बढ़ा। डॉल्फिन मुख्तलिफ कमरों से गुजरने के बाद एक हाल कमरे में पहुंच गया। उसने हाल के मेन गेट के करीब स्विच बोर्ड पर लगा हुआ एक सुर्ख रंग का बटन दबा दिया। बटन दबते ही हाल का फर्श एक कोने से सिमटता चला गया। इसमें नीचे सीढ़ियां उतर रही थी। वो तेजी से उतरता हुआ एक छोटे से कमरे में पहुंच गया। वहां एक मोटरसाइकिल मौजूद था। डॉल्फिन ने कमरे की दीवार से लगा हुआ एक हैंडल खींचा तो सामने की दीवार अपनी जगह से हटती चली गई। अब वहां से एक तवील सुरंग नजर आ रही थी। डॉल्फिन ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और दूसरे ही लम्हे उसकी मोटरसाइकिल सुरंग में तेज रफ्तारी से दौड़ने लगी। तकरीबन 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद सुरंग का रास्ता एक और दीवार ने रोक दिया। डॉल्फिन के करीब पहुंचते ही खुद ब खुद दीवार अपनी जगह से हटती चली गई। वो एक बार फिर छोटे से कमरे में पहुंच गया। डॉल्फिन ने मोटरसाइकिल इस कमरे में रोक दी और फिर कमीज के बटन खोलकर उसने सुर्ख रंग की फाइल बाहर निकाल ली। फाइल हाथ में पकड़े वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके करीब पहुंचते ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अब वो एक बड़े कमरे में दाखिल हो गया। गुड शो डॉल्फिन, तुम्हारी सलाहियतें वाकई ही काबिले दीद हैं। हाल में मौजूद वसी अरीस मेज के पीछे बैठे हुए मेजर प्रियो ने डॉल्फिन को खुशामदीद कहा। थैंक यू बॉस, डॉल्फिन ने मौतबाना अंदाज में झुककर सलाम करते हुए कहा और फाइल मेजर प्रियो की तरफ बढ़ा दी। मेजर ने डॉल्फिन के हाथ से फाइल ली और उसे खोलकर इसका सरसरी जायजा लेने लगा। फाइल बंद करके वो डॉल्फिन से मुखातिब हुआ। रिस्ट वॉच स्टोर में जाकर तुम आराम करो। ओके बॉस, डॉल्फिन ने जवाब दिया और तेजी से चलता हुआ सामने दरवाजे से बाहर निकल गया। मेजर ब्रियो ने एक बार फिर फाइल का मुतालिया शुरू कर दिया। वो पाकिशिया का एक अहम तरीन राज हासिल कर चुका था। दूसरे लम्हे मेज पर मौजूद इंटरकॉम की घंटी बजने लगी। यस डॉक्टर, मेजर ब्रियो ने चौंक कर पूछा। बॉस क्या हुक्म है? अब धुंध खत्म कर दी जाए? दूसरी तरफ से डॉक्टर ने पूछा। अरे हाँ डॉक्टर, अब तो धुंध खत्म कर दो, हम कामयाब हो चुके हैं। पाकिशिया का एक अहम तरीन राज हमारे कब्जे में आ चुका है, मेजर ब्रियो ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके बॉस, डॉक्टर ब्राउन की आवाज़ सुनाई दी और मेजर ने बटन दबाकर राब्ता ख़त्म कर दिया और एक बार फिर फाइल के मुताले में मसरूफ़ हो गया। उसके चेहरे पर कामयाबी का जोश मौजज़िन था। इमरान दानिश मंजिल ऑपरेशन रूम में एक सोफे पर लेटा हुआ था। उसके तमाम जिस्म और चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थी, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। इमरान की नजरें छत पर टिकी हुई थी और वो किसी गहरी सोच में गर्क था। सामने एक बड़ी सी मेज के पीछे ब्लैक जीरो बैठा बगैर इमरान को देख रहा था और इमरान साहब अब ख्वामख्वाह अपने सहन पर जोर दे रहे हैं। ये तो एक हादसा है, खुदा का शुक्र है कि सफदर वक्त पर पहुंच गया, आपकी जिंदगी बच गई। ब्लैक जीरो ने पर्दा चाक करते हुए कहा। नहीं,
ब्लैक ज़ीरो मेरी छठी हिस्स कह रही है मेरी कार पर आसमानी बिजली गिरना कुदरती हादसा नहीं था बल्कि ये मेरे कत्ल की एक खूबसूरत कोशिश थी। इमरान ने चौंक कर जवाब दिया। उसके लहजे से महसूस हो रहा था वो बेहद संजीदा है। गो आपकी छुट्टी जिसने आज तक आपको धोखा नहीं दिया, गो आपकी छठी हिस्स जिसने आज तक आपको धोखा नहीं दिया, मगर इस बार मुझे महसूस हो रहा है कि आप ख्वामख्वाह गलत रास्ते पर सोच रहे हैं। ब्लैक ज़ीरो अपनी बात पर अड़ा हुआ था। ब्लैक ज़ीरो, मुझे अफसोस है कि तुम्हारा जहन अभी तक नाचता है और तुम सिर्फ ज़ाहिरी हालत देखकर ही नतीजा अखज़ कर लेते हो। इमरान ने कदरे नागवार लहजे में जवाब दिया और ब्लैक ज़ीरो का रंग नदामत से सर्द पड़ गया। उसने नजरें झुका ली और खामोश हो गया। इमरान चंद लम्हे ब्लैक ज़ीरो को देखता रहा, फिर उसने उसे दोबारा मुखातिब किया, मगर इस बार उसका लहजा बेहद नर्म था। सुनो ब्लैक ज़ीरो, इस शदीद गर्मी में अचानक बादलों का ज़ाहिर होना और फिर मुझ पर बिजली गिरने के बाद फ़ौरन बादल का इसी तरह अचानक गायब हो जाना इस बात को सोचने पर मजबूर कर देता है कि दाल में कुछ काला है। और फिर आज सुबह से पूरे दारुल हुकूमत का धुंध की दहीस गिलाफ में लिपट जाना मुझे तो गैर कुदरती ही महसूस हो रहा है। हो सकता है आपकी बात सही हो, मगर ऐसा तो अक्सर होता रहता है। ब्लैक ज़ीरो बावजूद निदामत के अपनी बात पर मसर था। अच्छा, तो महकमा मौसमियात के डायरेक्टर को फ़ोन करो और उससे धुंध और इस दिन के बादलों के मुतल्लिक ज़रा मालूमात हासिल करो। अगर ये सब कुछ कुदरती है तो उन्हें आलात से मालूम हो गया होगा। इमरान ने ब्लैक ज़ीरो को हिदायत की। ब्लैक ज़ीरो ने फ़ौरन टेलीफोन का रिसीवर उठाया और फिर इंक्वायरी से डायरेक्टर मौसमियात का नंबर मालूम करके उसने नंबर मिलाए। जल्द ही राब्ता कायम हो गया। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। Like, comment, share, press the bell icon.